मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में आपका स्वागत है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपको हर रोज हम बताते हैं, अवगत कराते हैं कि भाई विश्व में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि विश्व में कुछ घटित होता है उसका असर आपके जीवन पर नहीं होता है तो यह बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी घट रहा है, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, उसका असर पाकिस्तान से पूछिए, जहां पर आटे का जो दाम था वो ज्यादा बढ़ गया और लोग उसको खरीद तक नहीं पा रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के बड़े मुद्दे रहेंगे, आज बात अमेरिकी चुनाव की भी करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर आपको शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, जहां अमेरिका में बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई। सोचिए, बैलेट बॉक्स में यहां पर आग लगा दी गई और बैलेट बॉक्स के बगल में मिला एक संदिग्ध उपकरण और मामले की जांच में एफबीआई जुट चुकी है। तो मामले की जांच में एफबीआई जुटी है। तो बैलेट बॉक्स की जो बात की जाती है, विपक्ष कहता है कि भाई चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, तो कि ये देखिए आप, ये देखिए क्या बैलेट बॉक्स से होना चाहिए चुनाव, उसी का एक नतीजा आपको दिखा रहे हैं कि भाई अगर इससे चुनाव किया जाएगा तो इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। नुकसान ज्यादा नजर आ रहे हैं, जहां पर ऑफिशियल बैलेट ड्रॉप बॉक्स को यहां पर जला दिया गया। बैलेट बॉक्स के बगल में एक संदिग्ध उपकरण भी मिला है। तो पुलिस ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने शनिवार दोपहर से सोमवार दोपहर के बीच अपने बैलेट पेपर जमा किए हैं, उन्हें अगर कोई चिंता है तो मल्टनोमा काउंटी चुनाव प्रभाग से संपर्क करना चाहिए। पुलिस ने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि भले ही उनके बैलेट पेपर जो प्रभावित बॉक्स में हों, फिर भी उनके मतों की गिनती की जाएगी। बता दें, अमेरिका में चुनाव 5 नवंबर को होंगे, लेकिन हफ्ते भर पहले ही वोटिंग शुरू हो जाती है और आम जनता इलेक्टोरल कॉलेज को वोट दे सकते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर जो बात हमने आपके लिए कही थी वो आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और बैलेट बॉक्स में कैसे आग लगा दी गई उसी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जहां पर बैलेट बॉक्स में ही आग लगा दी गई। चलिए अब कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसको लेकर एक युद्ध चल रहा है। बात अमेरिका की हम जहां कर रहे हैं, बात करेंगे अमेरिका के वहां पर होने वाले इलेक्शन की, लेकिन उससे पहले दीपावली पर्व की बात करेंगे और बताएंगे कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सालाना दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी की और इस समारोह में 600 से अधिक लोग वहां पर शामिल रहे। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद नासा की अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता विलियम्स ने स्पेस से ही रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भेजा है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दीपावली मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति के रूप में मुझे व्हाइट हाउस में दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका मिला है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने दीपावली के महत्व को विशेष रूप से अपनी सरकार में डाइवर्सिटी की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति होने के नाते मुझे व्हाइट हाउस में सबसे बड़े दिवाली आयोजन की मेजबानी कर सम्मानित महसूस हो रहा है। मुझे सम्मान फील हो रहा है। मेरे लिए यह विशेष अवसर है। मेरे स्टाफ में ऐसे कई प्रमुख सदस्य हैं जो एकता में अनेकता का उदाहरण हैं, जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डॉक्टर मूर्ति विशेष प्रमुख हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मनाई है ये दीपावली और व्हाइट हाउस में दिया जलाकर, जिस दिए की तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिका में व्हाइट हाउस में जलाया गया है। और हैप्पी दीपावली, इनके साथ शुभ दीपावली हम तो कहते हैं। शुभ दीपावली का ये संदेश आपको अमेरिका में जो बाइडेन दे रहे हैं, और चुनाव पास है उसलिए ये दीपावली और महत्वपूर्ण हो जाती है और मजेदार हो जाती है, क्योंकि ये कोई भारत में नहीं हो रहा, ये विदेश में हो रहा है, वो भी अमेरिका में हो रहा है। तो दीपावली से कौन दूर रहना चाहता है। तो चलिए 5 नवंबर यानी मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसमें ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बता दें कि इस बार मुख्य डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे का मुकाबला है तो अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचेगा। मगर इतना तो तय है, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 का जादुई आंकड़ा पार करना बहुत जरूरी
जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि बिना इतनी बहुमत के राष्ट्रपति नहीं बना जा सकता है। और ये साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका के सातों स्विंग स्टेट्स के रुझानों को भांप पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये आसान भाषा में यूं कहें या फिर कहें कि भाई इनके मूड्स स्विंग होते रहते हैं। जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं और परिणाम बदलते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम ही स्विंग स्टेट्स रख दिया गया है। रिपोर्ट्स और सर्वे बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बिल्कुल कांटे की टक्कर पर चल रहे हैं। हालिया सर्वे में भी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, सोचिए कमला हैरिस की लोकप्रियता 48% पर बराबरी पर है। अब अगर ये चुनाव ड्रॉ हो गया तब क्या होगा? मतलब मान लीजिए दोनों उम्मीदवारों को बराबर लगभग 269 वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है और क्या पहले अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पहले अमेरिका के चुनावी तंत्र के बारे में, वहां का तंत्र क्या है, उसकी बुनियाद के बारे में, उसके चुनावी तंत्र में के बारे में जो बुनियादी बातें जाननी है वो जान लेते हैं, जो जानना जरूरी है। आपको बता दें कि अमेरिका में जनता सीधे अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। इसके बजाय वो कुछ लोगों को वोट देते हैं जिन्हें इलेक्टर्स यानी प्रतिनिधि कहते हैं। इन इलेक्टर्स की कुल संख्या 538 है, जो अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज कही जाती है। यही कॉलेज आखिरकार राष्ट्रपति तय करता है। इस तरह अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत जरूरी होते हैं। तो चलिए आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि भाई क्या है पूरा मामला, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो अमेरिका में मुकाबला कब बराबरी पर रहा, ये आपके लिए जानना जरूरी है। 235 साल पुराने अमेरिकी लोकतंत्र में सिर्फ एक बार चुनाव ड्रॉ हुआ है। साल 1800 के चौथे राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव ड्रॉ हुआ था 1800 में। 2024 चल रहा है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी आमने सामने थी। थॉमस जेफरसन और आप सोचिए आरोन बार उम्मीदवार थे। तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। उम्मीदवार थे और पहले कोई भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ता था। ज्यादा वोट पाने वाला राष्ट्रपति तो रनर अप और उपराष्ट्रपति बनता था। उस वक्त सोचिए, उस वक्त दोनों उम्मीदवार 73 इलेक्टोरल उनको जो है वोट मिले थे। 36 बार वोट हुए, तब जाकर थॉमस जेफरसन को विजेता चुना गया। उसके बाद संविधान में 12वां संशोधन हुआ, जिसके तहत अब इस तरह की परिस्थितियों में फैसले लिए जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो पहले की बात है, लेकिन अब अगर टाई हुआ तो हल कैसे निकाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और मैं चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, मैं चाहता हूं इस ग्राफिक्स को एक बार फुल करके आपको दिखाते हैं। फिर से आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं ताकि आप इस ग्राफिक्स को देखें और समझ पाएं पूरे मामले को। बारे में और जानकारी जुटाने के लिए और जानने के लिए कि भाई इस बार का चुनाव कैसा रहेगा, क्या ड्रॉ हो सकता है या ऐसी कोई स्थिति बन रही है, स्विंग स्टेट्स क्या हैं, ये तमाम जानकारी लेने के लिए सुधीर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और अपनी राय देने के लिए आप यहाँ पर हैं। इस बार के चुनाव को लेकर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या कहती है, आपका एनालिसिस क्या समझता है कि भाई क्या होगा? ट्रंप जीत पा रहे हैं क्या, या कमला हैरिस बाजी मार रही हैं? ऐसा कुछ संदेश, कोई इशारा? देखिए, अभी तक आप भी अभी बता रहे थे कि कांटे का टक्कर है, और जितने पोल स्टार हैं वो भी कह रहे हैं कि कांटे का टक्कर है। हम्म। लेकिन मैं मानता हूं कि ट्रंप की बढ़त है। उसका कारण ये है कि मीडिया का अपना एक असेसमेंट होता है और मीडिया बायस्ड भी होती है। अभी अभी हम्म। आप हरियाणा के चुनाव को देखिए हम्म। कि मीडिया कह रही थी कि कांग्रेस की सुनामी चल रही है और बीजेपी 1% के अंतर से जीत गई। बिल्कुल। मुझे लगता है कि 2 से 2.5%, 3% का अंतर रहेगा। क्योंकि जो मेजर ग्रुप है, आप दिवाली की चर्चा करिए, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ट्रेडिशनली भारतीयों का और एशियंस का ज्यादा वोट लेती थी। लेकिन अब जो ट्रेंड आया है, सर्वे पिछले एक हफ्ते से आ रहा है, उसमें अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी ज्यादा वोट ले रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप का जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ गया है।
तो फिर आप जो गोरे अमेरिकन हैं, हिस्पेनियंस हैं, वहां तो ट्रम्प की प्रचंड बहुमत है। कालों में भी रिपब्लिकन का बढ़ा है। तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका के 235 साल के इलेक्टरल हिस्ट्री में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। हिलेरी क्लिंटन 2016 में लड़ी थी, लेकिन ट्रंप साहब से वो हार गए। वो भी एक बहुत ही कांटे का चुनाव था। दूसरी बात है कि अमेरिका में जिस तरह की स्थिति है, कोरोना के तत्काल बाद इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर नहीं आ पाई। बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उससे भी लोगों में निराशा है, खास करके गोरों में काफी निराशा है। जी। फिर इमिग्रेशन का भी इशू है। इन तमाम मुद्दों पर, इस्लामिक टेररिज्म का इशू है। जी। इन तमाम मुद्दों पर हम बड़े मुद्दे हैं और उनको उस पर जम के समर्थन मिल रहा है। और फिर ये ना भूलें कि सिंपैथी वेव सारे देशों में चलता है। ट्रंप पर हमला हुआ, कान के पास से गोली निकली, बिल्कुल। तो उसका भी पेंसिल्वानिया में जो हुआ था वो भी एक स्विंग स्टेट है। हम्म। तो वो उसका भी असर है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की बढ़त है। बिल्कुल। वैसे टाइट फाइट जरूर है। बिल्कुल। ये आपने जो वो ईयर बैंडेज वाला जो ट्रेंड चल गया था कि जब उनको गोली लगी थी तो हर कोई अपने कान में बैंडेज लगाकर चल रहा था, वो दौर बिल्कुल वो एक थोड़ा सा बदलाव का दौर था। जब एक होता है, देखिए मीडिया अटेंशन भी सुधीर जी बहुत आवश्यक है, वो उनको उस दौरान ज़रूर मिली थी। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि भाई जो एक बताया जाता है कि भाई जनता का मूड ऐसा है वैसा है। जो हरियाणा चुनाव से आपने तुलना की, बिल्कुल ठीक की, क्योंकि ये जो ऑपोजिशन एक भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा था कि भाई देखिए लोकसभा चुनाव जो है वो हम कम सीट आई लेकिन हम जीत गए, हमारी जीत मानी जाए, और बीजेपी की जो सीटें कम आई हैं इसलिए उनकी नैतिक हार मानी जाए। तो वो तो एक एजेंडा सेट करना, बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है। इस लिहाज से आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन एक और प्रश्न, जो स्विंग स्टेट्स का जो एक पूरा मामला है, ये थोड़ा सा समझाते हुए, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हुए, हमारे दर्शकों को समझाते हुए, क्या स्विंग स्टेट से फर्क पड़ता है और कितना अलग है ये चुनाव भारत के परिप्रेक्ष्य में, और क्या डिफरेंस है? क्या वहां पर भी ऐसे ही वोट डाल दिया तो आप चुन सकते हैं सीधा प्रधानमंत्री को या फिर किसी और को, या फिर कुछ अलग होता है वहां पर? नहीं, वहां राष्ट्रपति को सीधा नहीं चुनते हैं। हम्म। वहां की संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। इसके भी चुनाव साथ साथ, कुछ सीनेट के और मैक्सिमम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सारे चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सीनेट 6 साल की संस्था है और हर 2 साल बाद चुनाव होती है। तो जो 2 साल वाला कालखंड है वो पूरा हो रहा है। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का पूरा कालखंड खत्म समाप्त है, तो उसका फ्रेश चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही मूल बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में सीधे नहीं होता है, बल्कि इलेक्टरल बोर्ड से होता है। ठीक है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अब सीनेट के लिए उनके नियम अलग हैं। हर राज्य में, न्यूयॉर्क सिटी बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां 2 आदमी, 2 रिप्रेजेंटेटिव सीनेट में जाएगा। लेकिन कैलिफोर्निया जो बहुत बड़ा राज्य है, इसकी जनसंख्या 7-8 करोड़ है, वो भी 2 ही रिप्रेजेंटेटिव सीनेट में भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वो बदल जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में आप फर्ज करिए कि न्यूयॉर्क से 2 इलेक्टरल कॉलेज के मेंबर न्यूयॉर्क चुनता है, तो कैलिफोर्निया जो है वो 25 चुनता है। बिल्कुल। तो इस तरह से चुनावी गणित है। एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है। वापस आते हैं स्विंग स्टेट्स को थोड़ा सा यहाँ पर जनता के लिए इजी करते हुए। बहुत पुनः आपका स्वागत। सुधीर जी हमारे साथ हैं, मेहमान अब जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुधीर जी, आप जो बात बोल रहे थे उसको आगे करते हुए स्विंग स्टेट्स पर आते हैं। उसकी जो कंफ्यूजन है जनता के अगर कुछ है, क्योंकि अलग है चुनाव, तो स्विंग स्टेट्स में यहाँ क्या रोल रहेगा, और ये भी कि अगर टाई होता है तो क्या होगा, इसका हल क्या निकाला जाएगा? देखिए, 270 जो है इलेक्टरल कॉलेज के मेंबर होने चाहिए जीतने वाले के लिए। ये हाफवे मार्क है, उसे एक आधा आगे आना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर से चुनाव होगा। जेफरसन साहब के मामले में पहली बार, कई एक बार चुनाव हुआ था, जो सेकंड राष्ट्रपति थे अमेरिका के। जहां तक स्विंग स्टेट की बात है, वो ऐसे स्टेट हैं जो बहुत छोटे से मार्जिन से कोई भी पार्टी जीत जाती है। सपोज हम 2016 का चुनाव उठाते हैं, जिसमें हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फाइट हुई थी। तो उसमें स्विंग स्टेट समझे गए थे कोलोराडो, फ्लोरिडा, आयोवा, मिशिगन, नेवाडा, हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, ओहियो, पेंसिल्वानिया, वर्जीनिया और विस्कॉन्सिन। इसमें हिलरी क्लिंटन कोलोराडो, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया जीत गई थी, जहां 32 इलेक्टरल कॉलेज के वोट थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्लोरिडा, आयोवा, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, ओहियो, पेंसिल्वानिया और विस्कॉन्सिन जीत गए थे, जहां 114 इलेक्टरल कॉलेज के वोट थे। अब अगर आप ओवरऑल वोट देखें, ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि कभी कभी ओवरऑल वोट किसी उम्मीदवार का ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्टरल कॉलेज के मेंबर जो है कम होते हैं। उसका बहुत सीधा सा कारण है कि सपोज आपने पेंसिल्वानिया में
ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन ने 8 सीट जीती 15 में, तो 8 सीट में उनको वोट मिला 60%। लेकिन 7 सीट डेमोक्रेटिक पार्टी जो कमला हैरिस की है वो जीती, तो उसको 40% वोट मिला। अब इसी तरह से उल्टा भी होता है किसी किसी राज्य में जो बड़े स्टेट हैं। तो इस गणित के अंदर बहुत सारे वोट मिल जाते हैं किसी पार्टी को, और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर, जिसको मेंबर, वो उनकी में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उनकी जो पूरी उपयोगिता है राष्ट्रपति चुनने के बाद तत्काल समाप्त हो जाती है। वो किसी भी सदन के, अमेरिका के जो संसद है उसके मेंबर नहीं होते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्ट होते हैं, और वो पार्टियां टिकट देती हैं और वो पार्टियों के आधार पर वो जीतते हैं। अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और पार्टियां भी अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन उनका कोई आधार अब तक बन बिल्कुल नहीं पाया। बिल्कुल सुधीर जी, ये टू वे बिल्कुल कंटेस्ट है, तो ये स्विंग स्टेट है। ठीक। हैं तो बड़े स्टेट, हाँ, लेकिन इसमें इतना टाइट फाइट है कि कहीं 15,000 से, कहीं पचास चलिए। हजार से, कहीं। हाँ, तो ये मतलब ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए, एक छोटा सा मुख्य मुद्दा यही है कि भाई अगर ये टाई हो जाता है, या फिर ये भी कहने वाली बात है टाई, क्योंकि आपका जो है, आपका ये एनालिसिस ये कहता है कि ट्रंप की यहां पर जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जो हवा बनाई जा रही है उनके विरुद्ध, उसका क्या किया जाए? देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव में हवा बनाने का पूरा अधिकार है, ये लोकतंत्र है, प्रचार जो है करना चाहिए, लेकिन जनता के मन में एक निर्णय होता है और जनता मत के माध्यम से ही देती है, और वो मतदान के बाद ही पता चलता है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे जो इंडिकेटर सर दिख रहे हैं, उन इंडिकेटरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एंड रिपब्लिकन पार्टी जीत की ओर अग्रसर है, और ये शुरू से ही ट्रेंड बन गया है। आप देखिए कि बाइडेन को विड्रॉ करना पड़ा अपना कैंडिडेचर, कमला हैरिस को आगे लाना पड़ा, तो इसका ये भी एक असर पड़ा कि भाई एक इनडिसिसिव डेमोक्रेटिक पार्टी है। फिर जो अमेरिका की स्थिति है, पूरी दुनिया में जो स्थिति है, यूक्रेन वॉर है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, ये तमाम चीजें मुद्दे हैं जहां पर कि इमिग्रेशन का इशू है, टेररिज्म का इशू है, इस पर भारी पड़ रहे हैं जनता की नजर में बिल्कुल कमला ठीक। हैरिस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ आपने जो एनालिसिस दिया बहुत बेहतरीन, और फिर जोड़ेंगे आपको, लगातार हमारा 4:30 का कार्यक्रम रहता ही है। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी